दैट इज फ्लोट डेटा टाइप. सो टाइटल डालिए आज का अगला, फ्लोट डेटा टाइप. हमेशा की तरह 4 कॉलम्स बनाइए. पहले कॉलम का टाइटल डालिए डेटा टाइप नेम. दूसरे कॉलम का टाइटल डालिए साइज इन बाइट्स. तीसरा कॉलम एज यूजुअल फॉर्मेट स्पेसिफायर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेंज. ठीक है, अब मैं पूरा चार्ट बना दूं, उसके बाद आप उतारिएगा. पहले समझ लीजिए. सी में टर्बो कंपाइलर में इंटीजर कितनी तरह के भूल गए? दो. अभी पढ़ के गए 2 दिन पहले. 4. कौन कौन 4? इंटीजर, साइंड इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर. इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर. कैरेक्टर 2 तरह के, कैर और अनसाइंड कैर. फ्लोट सी लैंग्वेज के पास टर्बो में 3 तरह के होते हैं. पहले का नाम है फ्लोट, जिसे आप यूज होता हुआ देख चुके हैं. दूसरे का नाम है आपके लिए बिल्कुल नया, डबल. और सी की सबसे बड़ी डेटा टाइप का नाम है लॉन्ग डबल. उतारिए मत, मैं समझा दूं, फिर आराम से लिखना. देख लो पहले आप. साइज की अगर की जाए, फ्लोट डेटा टाइप मेमोरी में जगह कंज्यूम करती है 4 बाइट की, आपको पता है. डबल मेमोरी में जगह कंज्यूम करता है 8 बाइट की. लॉन्ग डबल मेमोरी में जगह कंज्यूम करता है 10 बाइट की. और अगर आप याद कर पाए तो 10 बाइट किसी और डेटा टाइप की साइज सी में नहीं है. तो लार्जेस्ट डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज इज लॉन्ग डबल. स्मॉलेस्ट डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज इज कैर, which consumes a space of 1 byte. फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट के लिए होता है परसेंटेज एफ. फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल के लिए होता है छोटा एल, छोटा एफ. लॉन्ग डबल के लिए बहुत मामूली सा फर्क है, एल बड़ा, एफ छोटा. ठीक. रेंज फ्लोट की होती है -3.4 -3.4 into 10 raised to the power 38 to 3.4 into 10 raised to the power 38. डबल की होती है -1.7 into 10 raised to the power 308 to 1.7 into 10 raised to the power 308. और लॉन्ग डबल की होती है -3.4 into 10 raised to the power 4932 to 1.1 into 10 raised to the power 4932 तक. उतारिए, फिर आगे की बातें करूं. फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल सब लोअर केस में है, और लॉन्ग और डबल के बीच में स्पेस है. अलग अलग वर्ड्स हैं लॉन्ग एंड डबल, सिंगल वर्ड नहीं है. लिखा.
चलिए अब सुनिए फ्लोट्स के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला फैक्ट तो आप ही बताइए, ध्यान से देखिए, बताइए ऐसा क्या है सी लैंग्वेज में जो इंट और कैर पे है, फ्लोट पे नहीं दिख रहा। ये मत बोलिएगा डेसिमल वैल्यूज, उल्टा जवाब हो जाएगा। डेसिमल वैल्यूज तो फ्लोट रख सकता है, इंट और कैर नहीं रख सकते हैं। मैं उल्टा पूछ रहा हूं, इंट और कैर के साथ कुछ अलाउड है जो फ्लोट के साथ नहीं दिख रहा है, साइन एंड अनसाइन। याद कीजिए, साइन अनसाइन आर कॉल्ड मॉडिफायर्स। और सी लैंग्वेज फ्लोट्स के साथ आपको साइन अनसाइन कीवर्ड्स नहीं, लिखिए मत, मैं सब लिखवाऊंगा, कुछ मत लिखना आप। सी लैंग्वेज फ्लोट्स के साथ आपको साइन अनसाइन लगाने की परमिशन नहीं देती। हालांकि अगर आप रेंज की तरफ नजर डालें तो रेंज देखकर आपको रियलाइज होगा फ्लोट्स बाय डिफॉल्ट ही साइंड होते हैं। साइन डेटा टाइप्स वो होती हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज को करें सपोर्ट, और आप एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल में नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही तरह के नंबर्स रख सकते हैं। ठीक है, फ्लोट के बारे में पहला फैक्ट तो ये हुआ कि फ्लोट्स के साथ साइन अनसाइन कीवर्ड्स नहीं लगते। फ्लोट सिर्फ फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल के नाम से जाने जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से फ्लोट की साइज की तरफ देखिए, पुराने लेक्चर्स याद कीजिए और बताइए दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो मेरे दिमाग में तो आ रहा है, मेरे को तो पूछना है फिर आपसे। बताइए क्या सवाल बनता है। एक बहुत लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन बनता है अगर आप फ्लोट की साइज की तरफ नजर डालें तो। याद कीजिए, सी में इंटीजर फैमिली में सबसे बड़ी डेटा टाइप कौन है? अनसाइंड लॉन्ग इंट, करेक्ट। अगर आपको याद हो और नहीं याद हो तो आप नोट्स में देखो, अनसाइंड लॉन्ग इंट की साइज मैंने आपको लिखवाई है 4 बाइट, लिखवाई है। इसकी रेंज बताइए कितनी है जल्दी से, फटाफट। 04294967295। अभी भी कोई सवाल नहीं आया दिमाग में आपके? आना चाहिए। फ्लोट 4 बाइट का है ना, रेंज पे एक कितनी बड़ी रेंज है। 4 बाइट अनसाइंड लॉन्ग एंड भी लेता है, बट इसके मुकाबले ये तो बहुत छोटी सी रेंज है। तो एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों ही डेटा टाइप स्पेस के मामले में बिल्कुल बराबर हैं, रेंज में इतना बड़ा डिफरेंस। तो आप सुनिए फ्लोट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको बुक्स में भी बहुत कम मिलेंगे। सबसे पहली बात, टेक्निकली सी लैंग्वेज में फ्लोट डेटा टाइप सी लैंग्वेज की खुद की डेटा टाइप नहीं है। सी लैंग्वेज की अपनी खुद की डेटा टाइप दो ही होती हैं, एक इंटीजर और एक कैरेक्टर। एक एक बात मैं आपको डिक्टेट करूंगा, आप लिखना कुछ भी मत, सुनो पहले मेरी बात ध्यान से। फ्लोट डेटा टाइप का सपोर्ट जो आपको सी में मिलता है वो एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की मदद से मिलता है, और इस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का नाम फ्लोटिंग पॉइंट एम्यूलेटर होता है। बोलिए वापस, फ्लोटिंग पॉइंट एम्यूलेटर। यानी इन जनरल मैं भी पढ़ाते वक्त कई बार स्टूडेंट्स को बोलता हूं सी में 3 डेटा टाइप है, int, char एंड फ्लोट, लेकिन टेक्निकली ये स्टेटमेंट गलत है। सी में दो ही टाइप्स हैं खुद सी की, एक इंट और एक कैर। फ्लोट सपोर्ट होता है बट एक सॉफ्टवेयर की मदद से जो सी में अलग से डाला गया है, और उस सॉफ्टवेयर का नाम है फ्लोटिंग पॉइंट एम्यूलेटर। जैसे मुझे फुल कॉन्फिडेंस से आप भूले नहीं होंगे, सी में हेडर फाइल्स को हैंडल कंपाइलर नहीं करता, प्री प्रोसेसर करता है। ऐसे याद रखिएगा, इंट और कैर को हैंडल कंपाइलर करता है, बट इस डेटा टाइप को हैंडल कंपाइलर नहीं करता, एक और सॉफ्टवेयर करता है, वो सी में ऑलरेडी है, और उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है फ्लोटिंग पॉइंट एम्यूलेटर। ये सॉफ्टवेयर जो कंपनी बनाती है का नाम भी सुन लीजिए, जनरल नॉलेज आपकी थोड़ी सी। उस कंपनी का नाम है IEEE। IEEE का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। ये कंपनी इस सॉफ्टवेयर को बनाती है और पूरी दुनिया में यही कंपनी इस सॉफ्टवेयर को बनाती है। ये कंपनी इस सॉफ्टवेयर को वाली कंपनीज को देती है, और वो सॉफ्टवेयर में आईडी या कंपाइलर में डालकर आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए मैं बार बार एक वर्ड बोलता हूं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वर्ड का मतलब है जिस कंपनी ने लैंग्वेज बनाई है उसने सॉफ्टवेयर नहीं बनाया है, ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी कोई और है। जैसे आप कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं? बोरलैंड का, बट बोरलैंड ने फ्लोटिंग पॉइंट एमुलेटर नहीं बनाया। फ्लोटिंग पॉइंट एमुलेटर बनाने वाली कंपनी IEEE है। अगर आप GCC कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो GCC बनाने वाली कंपनी GNU है।
जीएनयू भी ये पर्टिकुलर फ्लोटिंग पॉइंट एमुलेटर नहीं बनाती। फ्लोटिंग पॉइंट एमुलेटर सबके लिए बनाने का काम करता है ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड IEEE। अब आपका अगला डाउट होगा, सर इससे क्या फर्क पड़ रहा है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? अब सुनिएगा ध्यान से। ये जो फ्लोटिंग पॉइंट एमुलेटर होता है, ये जब फ्लोट्स को मेमोरी में स्टोर करता है, लिसन वेरी केयरफुली, तो ये फ्लोट्स को मेमोरी में डालते वक्त एक स्पेशल एल्गोरिदम यूज करके इन्हें कंप्रेस करके मेमोरी में डालता है। क्या करके? कंप्रेस करके। मतलब इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं दूं, आपके पास एक छोटा सा बैग है, उसमें आपको ढेर सारे कपड़े भरने हैं, तो आप सोचिए आप ठूस ठूस के उस कपड़ों को भर तो देंगे और वो आ भी जाएंगे आपके बैग में अगर आप उनको प्रेशर करेंगे तो। ऐसा ही कुछ फ्लोटिंग पॉइंट एमुलेटर करता है, लेकिन प्रोग्रामर इस चीज का एक छोटा सा नुकसान उठाता है, और अगर आपको याद हो तो ये नुकसान आप एक हफ्ता पहले उठा चुके हैं। नहीं याद आ रहा? जब हम लोग फ्लोट वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहे थे तो कुछ अनयूजुअल हुआ था, याद आ रहा है? मैं आपको याद दिलाता हूं, घर जाके आप प्रैक्टिकल करके देखना। मैंने इनपुट में डाला था 45.8, मुझे आउटपुट में मिला था 45.7999999। याद है आपको? ये इंसिडेंट क्लास में हुआ था और मैंने आपसे बोला था इसको दिमाग में रख लीजिएगा, जब फ्लोट पढ़ाऊंगा तो आपको इसके पीछे का कारण बताऊंगा। आप समझिए इसके पीछे का कारण क्या है। फ्लोटिंग पॉइंट एमुलेटर ने 45.8 को मेमोरी में तो डाल दिया, डालते वक्त उसने उसको कंप्रेस करा, वैल्यू स्टोर तो हो गई, लेकिन वैल्यू हल्का, इंग्लिश में होगा, हल्का सा डेविएट हो जाती है अपने एक्चुअल फॉर्म से। तो 45.8 45.8 ना रहकर बन जाता है 45.79999। ऐसे ही एक और एग्जांपल दिया था मैंने आपको, मैंने 45.4 डाला था, डिस्प्ले करा था तो आ रहा था 45.4000002। अब आप सब मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, आप मुझे बताइए दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस वैल्यू, यस और नो? ऐसे say that this value is approximately equal to this value, yes or no? Yes। यानी floating point emulator works on the principles of approximation। वो वैल्यू को कर तो देता है, लेकिन वैल्यू रिट्रीव होते वक्त अपने ओरिजिनल फॉर्म से होने लगती है डेविएट। इसलिए कई बार आपको एग्जैक्ट मिलता भी है, कई बार एग्जैक्ट नहीं मिलता है। इसलिए फ्लोट्स के बारे में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी सी में बोलते हैं, इसको दिमाग में भर लीजिएगा। Floats in C programming don't have exact memory representation। हिंदी में कन्वर्जन, फ्लोट्स को जब तुम मेमोरी में डालोगे तो जरूरी नहीं है कि वो वैसे ही मेमोरी में जाएंगे जैसे आपने दिए हैं। आपने दिया था 45.8, वो मेमोरी में होकर जब आया बन गया 45.79999, और इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ऐसे ही हमें इस चीज को झेलना है सी में, और फ्लोट्स का काम करना है ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोक्सीमेशन। तो बताइए व्हाट इज गुड थिंग अबाउट फ्लोट्स, व्हाट इज बैड थिंग अबाउट फ्लोट्स? Good thing, they can hold so big numbers from -3.4 10 raised to the power 38 to 3.4 into 10 raised to the power 38। That's a huge number, बहुत बड़ा number है ये। But bad thing, they don't have exact or precise memory representation। और guess करिए, technically ये approximately same है, लेकिन इनमें फर्क है ना। गेस करिए, अगर कल को ये किसी रैंकिंग सिस्टम पे होते तो ये बेचारे की तो रैंक गिर जाती 45.7999 होने पे, और आपके रिजल्ट्स कुछ और आते, जबकि आने कुछ और चाहिए। ये ड्रॉबैक है, और इस ड्रॉबैक को हैंडल करने के सॉल्यूशंस आगे बताऊंगा। बट अभी याद रखिएगा, इस ड्रॉबैक के साथ हमें फ्लोट डेटा टाइप को करना पड़ता है हैंडल, राइट? ये फ्लोट्स के साथ एक खराब बात है कि फ्लोट्स का मेमोरी में एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता। एक और जरूरी बात सुनिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, फ्राइडे वाले लेक्चर से कनेक्टेड। बताइए इस कोड का आपके हिसाब से आउटपुट क्या बनेगा? फ्राइडे का लेक्चर अटेंड करा होगा तो आपके पास डेफिनेटली आंसर होगा। परफेक्ट आंसर 65 है, ठीक है। अब एक चीज को नोटिस कीजिए, डेटा टाइप कौन सी है? कैर। फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया आपने इंटीजर का, और आंसर आपको नॉनसेंस मिल रहा है कि सेंसिबल मिल रहा है? सेंसिबल। ए का रिलेशन है 65 से, ए का आस्की 65 है। आंसर नॉनसेंस तब होता है जब आंसर अनप्रिडिक्टेबल हो जाए, कुछ ऊटपटांग आने लग जाए। तो आपको यहां आंसर मिल रहा है 65। इसका वाइस वर्सा भी सुन लीजिए, वो मैंने आपको नहीं बताया था, आज बता रहा हूं। आप सी लैंग्वेज के अंदर ये भी कर सकते हैं कि आप इंटीजर लें, इंटीजर के अंदर असाइन करें कोई नंबर, लेकिन उसे डिस्प्ले करते वक्त
इंटीजर की जगह फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा लें परसेंटेज सी। तो आपका प्रोग्राम स्क्रीन के ऊपर एब्सर्ड नहीं, बकायदा आंसर दिखाएगा ए। समझने की कोशिश करिए, इंट के साथ आप लगा पा रहे हैं परसेंटेज सी, जो एक्चुअल में स्पेसिफायर है कैरेक्टर का। आप कैर के साथ लगा पा रहे हैं परसेंटेज डी, जो एक्चुअल में स्पेसिफायर है इंट का। क्योंकि इंट और कैर कंपाइलर की दी गई टाइप्स हैं और दोनों बिल्कुल सेम तौर पे हैंडल होती हैं, विद वन माइन्यूट डिफरेंस, दैट कैरेक्टर ऑक्यूपाई integers occupy 2 byte, rest everything in both of them is exactly same। अब स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ा धोखा होता है जब इस क्वेश्चन के बेस पर इंटरव्यूअर ये तीसरा सवाल पूछता है। यहां तक का जवाब 90% स्टूडेंट बिल्कुल सही देकर आते हैं, क्योंकि इतना सबको सी में मालूम है। धोखा होता है फ्लोट्स के साथ। ये सेम जाता है इंटरव्यूज में फ्लोट पे, और आपसे पूछा जाता है अच्छा ये बताओ, अगर हमने एक फ्लोट वेरिएबल लिया, मान लीजिए फ्लोट एक्स, और हमने एक्स के अंदर स्टोर करा 65.0, बताओ जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे यूजिंग परसेंटेज डी तो क्या आंसर आएगा। अगर क्लास में मैं नहीं बताऊंगा तो मुझे पता है आप में से 95% स्टूडेंट्स बोलेंगे 65 आना चाहिए सर, बस डेसिमल पार्ट नहीं आएगा, 65 तो आना चाहिए। आपको जानकर सरप्राइज होगा, इसका आंसर कुछ भी एब्सर्ड ऊट पटांग आएगा। कारण परसेंटेज डी इज फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ इंटीजर। Integers are handled by compiler. Float is handled by floating point emulator. Floating emulator को गौर कीजिए, सिर्फ 3 स्पेसिफायर्स पता हैं। वन इज परसेंटेज एफ, अदर वन इज परसेंटेज एल एफ, थर्ड वन इज परसेंटेज एल एफ। चौथा कोई स्पेसिफायर उसके पल्ले ही नहीं पड़ता। इसलिए बात अजीब है लेकिन सच है कि सी प्रोग्रामिंग में फ्लोट्स के साथ लगाया गया कोई भी स्पेसिफायर जो उन 3 से डिफरेंट है, कौन 3, एफ एल एफ एल एफ, कोड को कंपाइल तो कर देगा लेकिन रन टाइम पे आंसर दे देगा एब्सर्ड। ये भेदभाव है, ये पार्शियलिटी है सी के साथ। तो इंट और कैर को एक दूसरे के स्पेसिफायर यूज करने देती है, लेकिन फ्लोट अपने अलावा किसी का स्पेसिफायर समझता ही नहीं है। कोड डेफिनेटली होता है लेकिन रन टाइम पे आंसर शो करता है एब्सर्ड। और याद रखिएगा इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। मतलब मेरा कहने का है कि अगर मैंने प्रिंट एफ में परसेंटेज एफ लगा दिया ऑन द डेटा टाइप विच इज इंटीजर, बहुत बड़ी गलती होगी मेरी अगर मैं इंटरव्यू में बोल कर आऊंगा कि सर इसमें पॉइंट के बाद 6 जीरोस आएंगे और ये प्रिंट होगा 65.000000। 65.0 छोड़िए, प्रिंट नहीं होगा, 65 भी डिस्प्ले नहीं होगा। कारण परसेंटेज एफ इज फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर फ्लोटिंग पॉइंट एमुलेटर, बट इंटीजर्स हैंडल होने के लिए जाएंगे टुवर्ड्स कंपाइलर, और कंपाइलर के पास नहीं है कोई परसेंटेज एफ नाम का फॉर्मेट स्पेसिफायर। यानी फ्लोट्स के साथ सी पार्शियलिटी करती है, भेदभाव करती है। फ्लोट गोद लिया हुआ बच्चा है, इंट और कैर अपने खुद के हैं, तो इनके साथ सी का प्यार ज्यादा है, इनके साथ सी की कंपैटिबिलिटी ज्यादा है। फ्लोट के साथ हैं कंपैटिबिलिटीज लेकिन हर जगह नहीं है जहां इंट और कैर चीजें हैंडल हो जाती हैं। तो ये भेदभाव कब दूर होगा? ये उस दिन दूर होगा जिस दिन दुनिया में सी का ऐसा कंपाइलर आएगा जो फ्लोट्स को भी हैंडल खुद करेगा। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। जब से सी बनी है तब से लेकर आज तक आई ट्रिपल ही बनाता आया है फ्लोट्स को हैंडल करने का सॉफ्टवेयर, विच इज कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट एम्यूलेटर। लिखिए अब इन सारी बातों को, टाइटल डालिए स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोट डेटा टाइप। 1 2 3 करके लिखते चलिए। लिखिए नंबर 1, the float data type in C language, the float type in C language is internally handled by a special third party software called as floating point emulator. Floating point emulator.
Second point, this floating point emulator, this floating point emulator is designed on the principles of floating point emulator is designed on the principles of floating point arithmetic by, by IEEE. Floating point arithmetic, decimal numbers की maths. Floating point arithmetic by IEEE. And it works on the principle of approximation. It works on the principle of approximation. Full stop. Third point, in simple words, it means that in simple words it means that when we retrieve, retrieve float values from memory, when we retrieve float values from memory, they might slightly deviate from their original value. They might slightly deviate from their original value. Full stop. उसी में लिखिए. For example, the number 45.8, the number 45.8 might become 45.79999. 45.79999. Full stop. Chauथा point. Thus, in C language, we always say that, floats don't have exact memory representation. Thus, in C language, we always say that floats don't have exact memory representation. पांचवा point. Float data type also does not support signed and unsigned modifiers. Float data type also does not support signed and unsigned modifiers. Float data type also does not support signed and unsigned modifiers. Last, another important point about floats is that they do not support percentage %d or percentage %c format specifiers. They do not support percentage %d or percentage %c format specifiers. Full stop. So, same point. So, although
the code given below. So, although the code given below will compile and run, will compile and run, but the result will be some absurd value. But the result will be some absurd value. उतारिए ध्यान से, तीन लाइनें. फ्लोट x इक्वल टू 65.0, प्रिंट एफ में लगा दिया परसेंटेज डी. कोड कंपाइल हो जाएगा, रन टाइम पे इम्प्रॉपर बिहेवियर शो करेगा. लेता हूं अभी जी. हम्म, वो सिर्फ प्रिंटिंग के लिए होगा ना. कैलकुलेशंस के अंदर तो वो अभी भी मानेगा 45.7999. प्रिंट कराते वक्त वो 45.80 दिखा देगा आपको जी. हाँ. हाँ. हाँ, वो तब लेते हैं जब परसेंटेज सी से आप लेते हैं, है ना. नेगेटिव में तब होता है जब आप डायरेक्ट उसमें असाइन करेंगे. जैसे आपने कैरेक्टर सी एच लिखा, सी एच में लिख दिया -1, तो कैरेक्टर अनसाइंड है तो वो -1 ले लेगा. लेकिन एक्चुअल में जब आप आस्कीज प्रिंट करेंगे या कैरेक्टर प्रिंट करेंगे तो वो उसे रोटेट करके एक्चुअल फॉर्म में दिखाएगा. मतलब आस्कीज तो पॉजिटिव होती हैं. कहां से शुरू होती हैं? जीरो से. डेटा टाइप साइंड कह रहा है. साइन का मतलब होता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों. तो आपको याद होगा जो आस्की की लिमिट है वो 127 पे खत्म हो जाती है साइंड कैर के लिए. आप इससे बड़ा अगर कुछ भी डालते हैं तो सी लैंग्वेज उसे रोटेट कर देती है टुवर्ड्स नेगेटिव साइड. मतलब अगर आपसे मैं कहूं ये लाइन के बारे में क्या व्यूज हैं आपके, कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू 128, ये कंपाइल होगा कि नहीं होगा? तो आपका जवाब होगा. लेकिन कैरेक्टर की लिमिट तो 127 पे खत्म हो जाती है, तो होगा क्या? तो फिर सी इसको करेगी रोटेट, रोटेट करके बना देगी -128. और आप जब इसको डिस्प्ले करेंगे ना परसेंटेज डी से, तो आपको इस बात का पता भी चलेगा कि आपका 128 बनाकर दिखाया जा रहा है -128. सिर्फ इसलिए क्योंकि डेटा टाइप कैर की जगह साइंड कैर है और साइंड की लिमिट 127 पे हो जाती है खत्म. इसलिए अगर हमें लगता है हम इस नंबर को डालना चाहते हैं कैर में, तो हमारी गलती है कैर लेना. वी शुड ऑलवेज गो विद द डेटा टाइप विच इज अनसाइंड कैर. इसलिए इंटरव्यू में बोलिएगा ये जो -128 से -1 की रेंज है ये सिर्फ सी ने दी है जस्ट टू रिप्रेजेंट साइन डेटा टाइप. जहां तक ASCIIs की बात है, दे ऑलवेज बिगिन फ्रॉम जीरो एंड ऑलवेज मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड. तो ये कोई ASCII है ही नहीं, ये सिर्फ एक रोटेशन है जो सी कैर में परफॉर्म करती है जब आप रेंज को करते हैं क्रॉस. और इसी कंफ्यूजन के कारण सी के बाद जितनी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं जैसे जावा, उनमें भी कैरेक्टर है बट उनमें रेंज नेगेटिव में नहीं है. जावा में कैरेक्टर ऑलवेज बिगिन फ्रॉम जीरो. ये सी की गलत आदत है कि वो साइंड कीवर्ड को सपोर्ट करने के चक्कर में इस वैल्यू को रोटेट करके लाती है टुवर्ड्स नेगेटिव एंड. ठीक है, चलिए आगे बढ़. हाँ, ये लिख लिया आपने, क्वेश्चन मार्क लगा लिया. क्वेश्चन मार्क का मतलब सिंटेक्स एरर नहीं, सिंटेक्स एरर नहीं, रन टाइम पे प्रॉब्लम. कोड शो करेगा कुछ एब्सर्ड आंसर. चलिए ये हुआ आपका डेटा टाइप खत्म. अब हम आते हैं आखिरी मेजर टॉपिक पे. आखिरी से बोल रहा हूं क्योंकि इन सारी थ्योरी के बाद हम शुरू कर देंगे फिर प्रोग्रामिंग. ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिन्हें करे बगैर प्रोग्रामिंग हो नहीं सकती. तो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक पे आइए. टाइटल डालिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेटर्स. टाइटल डालिए ऑपरेटर्स. लिखा? अब बैठ जाइए इत्मीनान से, दीजिए मुझे 10 मिनट. जब बोलूंगा तब नोट्स बनाइएगा. सबसे पहले बताइए शब्द का मतलब.
एग्जाम्पल नहीं, डेफिनेशन दीजिए। ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से आप वैल्यूज पे परफॉर्म करेंगे तरह तरह के ऑपरेशंस। फॉर एग्जाम्पल प्लस ऑपरेटर है, प्लस एक ऑपरेटर है क्योंकि वो दो नंबरों को ऐड कर पाएगा। ऐसे सी लैंग्वेज में याद रखिएगा ढेर सारे ऑपरेटर्स हैं। अगर मैं उनको पढ़ाने बैठूं तो 3 दिन तक ये चैप्टर चलता रहेगा। तो इस चैप्टर को मैंने डिवाइड कर दिया है पूरे कोर्स में। इन अदर वर्ड्स, जैसे जैसे सी में आप नए नए टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, मैं आपको नए नए ऑपरेटर्स बताता चलूंगा। अभी इस हफ्ते की प्रोग्रामिंग के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा 3 स्पेशल कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स। इनमें से आज पहली कैटेगरी पढ़ा रहा हूं, एंड दैट कैटेगरी इज कॉल्ड एज कैटेगरी ऑफ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एरिथमेटिक, एज द नेम इंडिकेट्स, ये वो ऑपरेटर्स हैं जिनसे आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और आपको जानकर थोड़ा सा सरप्राइज होगा, इन सी लैंग्वेज वी जस्ट हैव 5 एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब मेरी का गलत मतलब मत लीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर ये बोल रहे हैं सी के अंदर सिर्फ 5 तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस अलाउड हैं। नहीं, सी के अंदर आप कई तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेटर्स के नाम पर अलाउड है सिर्फ 5 ऑपरेटर। बाकियों के अगर याद हो तो फंक्शंस हैं कमिंग फ्रॉम द हेडर फाइल math.h। जैसे मैं जो आपको अभी ऑपरेटर्स की लिस्ट देने वाला हूं, में पावर निकालने का कोई ऑपरेटर नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि आप सी में पावर नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं। आई होप आप भूले नहीं होंगे, सी में देयर इज अ फंक्शन, हमने यूज अभी तक नहीं करा है, सिर्फ नाम भर सुना है, एंड दैट फंक्शन कॉल्ड पाव, बट दिस इज अ फंक्शन, दिस इज नॉट एन ऑपरेटर। तो सी ने अपने गणित, अपनी मैथ्स को 2 भागों में डिवाइड करा है। 5 के दिए हैं ऑपरेटर, बाकियों के प्रोवाइड करे हैं फंक्शन। अभी हम फंक्शंस नहीं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटर्स। अब सुनिए, सी में एरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो मंडे और वेंसडे, मंडे और फ्राइडे दोनों दिन बड़ी दिक्कत जाएगी, क्योंकि हमारा प्रोग्रामिंग का वीक स्टार्ट होगा। सी में पहला एरिथमेटिक ऑपरेटर है प्लस, सिंपल है ना, 2 नंबरों को करेगा ऐड। माइनस, 2 नंबरों को करेगा सब्ट्रैक्ट। स्टार, 2 नंबरों को करेगा मल्टीप्लाई। सी मैथ्स वाले मल्टीप्लिकेशन के सिंबल्स को नहीं मानती है। उदाहरण के तौर में मैथ्स बोलती है 2.3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। सी में 2.3 विल गिव एन एरर। आपको 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करना है तो 2 इंटू 3 लिखना पड़ेगा। सी डॉट को मल्टीप्लिकेशन नहीं मानती। इसी तरह से मैथ्स कहती है इसको पढ़ो ट्वाइस ऑफ ए प्लस, करेक्ट। में अगर आपने ये लिख दिया, कंपाइलर अपनी बुद्धि दौड़ाएगा, उसको लगेगा ये किसी फंक्शन का नाम लिखा है, क्योंकि नाम के बाद लगा हुआ है पैरेंथेसिस, और सी में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसका नाम 2 हो, एंड दैट इज गोइंग टू जनरेट एरर। तो अगर आपको ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी लिखना है, बाकायदा स्टार लगाकर लिखना पड़ेगा, और आपको बोलना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस, तब सी समझ पाएगी आप कह रहे हो 2 करो ए और बी के सम से, वरना सी इस पे जनरेट कर देगी सिंटेक्स एरर। देन वी हैव वेरी वेरी स्पेशल ऑपरेटर कॉल्ड अपॉन, जो 2 नंबरों को डिवाइड करके कोशेंट देता है। और 5वां ऑपरेटर बड़ा कंफ्यूजिंग है, दिखने में परसेंटेज है, निकालता परसेंटेज नहीं है, निकालता है 2 नंबरों को डिवाइड करके रिमाइंडर। और सी में इस ऑपरेटर का नाम रखा गया है मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, अब स्पेशल क्या है वो ध्यान से सुन लीजिए। इनका बिहेवियर अधिकतर केस में मैथ्स जैसा होता है, बट कुछ चुनिंदा केस सी में इतने स्पेशल हैं कि अगर आपने उन्हें ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग में ही ढेर सारी गलतियां आ जाएंगी। तो मैं पहले आपको इनका बिहेवियर समझा दूं, फिर आराम से आप इस पूरे नोट्स को उतारना। मान लीजिए मेरे पास अपने प्रोग्राम के अंदर दो इंटीजर्स हैं, एक ए जिसमें 10 है, एक बी जिसमें 3 है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। आपने कंपाइलर से बोला ए प्लस बी करो, कंपाइलर आपको आंसर देगा 13, देना भी चाहिए। आपने कंपाइलर से बोला ए माइनस बी करो, कंपाइलर बोलेगा 7, वो भी सही है। आपने कंपाइलर से कहा ए को बी से मल्टीप्लाई करो, सी लैंग्वेज आंसर देगी आपको 30, वो भी सही है।
नाउ द ट्विस्ट अपीयर्स। आपने सी से बोला ए को बी से डिवाइड करो। मैथ्स कहती है 10 डिवाइडेड बाय 3 शुड गिव अस 3.333333 कंटिन्यूस। सी इस बात को नहीं मानती। सी बोलती है 10 डिवाइडेड बाय 3 विल बी जस्ट 3। कारण, सी लैंग्वेज में ये जो डिवीजन ऑपरेटर है ये एक बहुत स्पेशल रूल फॉलो करता है। द रूल इज, अगर न्यूमरेटर एक इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर है, तो आने वाला आंसर भी हमेशा एक इंटीजर होगा। इसको रट लीजिए, इंटीजर अपॉन इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर है, रिजल्टेंट आंसर सी प्रोग्रामिंग में हमेशा इंटीजर माना जाएगा। नाउ लेट अस सी आपको मेरी बात कितनी अच्छे से समझ में आई है। मैं आपको 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रहा हूं, ट्राई आंसरिंग देम और रीजन के साथ अपने आंसर को सपोर्ट कीजिएगा कि सर मेरे हिसाब से ये आंसर आएगा और इसलिए आएगा। मैं फिर दोहरा दूं, इंटीजर अपॉन इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो सी की नजरों में 59 अपॉन 10 इज जस्ट 5, नॉट 5.9, बट यस 59 अपॉन 10.0 is 5.9, 59.0 upon 10 is 5.9, 59.0 upon 10.0 is also 5.9, but 59 upon 10 will always be 5। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, integer upon integer is always an integer। अब 4 डेमोज देखें और ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश विद रीजन करिएगा, फिर अच्छे से उतारिए के नोट्स। केस 1, इंटीजर a is equal to 10 divided by 4। अभी नहीं, करिएगा सॉल्व। केस 2, फ्लोट a is equal to 10 divided by 4। केस 3, इंटीजर a is equal to 10 divided by 4.0। केस 4, फ्लोट a is equal to 10 डिवाइडेड बाय 4.0। बताइए, अपने अपने वर्ड्स में अपने अपने रीजंस के साथ आंसर एक्सप्लेन कर दीजिए। शुरू करिए। पहले क्या आंसर आएगा 10 अपॉन 4 का? वेरी गुड, 2 आएगा। और मुझे इसका रीजन ये लगता है कि a एक इंटीजर है, इसलिए 10 अपॉन 4 का आंसर 2 आ रहा है। गलत लगता है। हर बात मेरी सही नहीं होती है, हूं मत करा करें, सोच के बोला करिए। फिर सुनिए, मुझे लग रहा है 10 अपॉन 4 का आंसर इसलिए 2 आ रहा है क्योंकि इंटीजर है। गलत लगता है। 10 अपॉन 4 का आंसर इसलिए 2 नहीं आ रहा है कि a इंटीजर है। 10 अपॉन 4 का आंसर इसलिए 2 आ रहा है क्योंकि 10 एंड 4 आर इंटीजर। इस बात को दूसरी तरह से समझिए, यहां तो a फ्लोट है ना, तो यहां तो 2.5 आना चाहिए, नहीं आएगा। यहां भी आंसर आपको सिर्फ 2 मिलेगा। यहीं पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो इंटरव्यू में बोलते हैं 2.5, नहीं आएगा। इंटीजर अपॉन इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। आप फ्लोट क्या लॉन्ग डबल ले लीजिए, सबसे बड़ी डेटा टाइप ले लीजिए जो 10 बाइट लेती है, तब भी आपको 10 अपॉन 4 का रिजल्ट 2 मिलेगा। ये अलग बात है कि डिस्प्ले परसेंटेज f लगा के करने वाले हैं तो आंसर आएगा 2.000000, लेकिन एक्चुअल आंसर तो अभी भी नहीं आएगा, विच इज 2.5। तो सी इस बात की रत्ती भर परवाह नहीं करती रिजल्ट किस में जा रहा है, वो बाद में देखती है। पहले देखती है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे हैं। अगर दोनों इंटीजर हैं, आंसर हमेशा इंटीजर, इसलिए यहां भी आंसर आपको मिलेगा 2 विद 0.0। तीसरा, जल्दी बताइए। नहीं, इसमें भी 2 ही आएगा, और इसमें 2 आने का रीजन वो है जो मैंने गलत यहां बोल दिया था फर्स्ट वाले केस में। क्या बोला था मैंने? इसलिए 2 आ रहा है क्योंकि a इंटीजर है। ये बात यहां लागू होगी। कैसे? 10 अपॉन 4.0 का आंसर आएगा बकायदा 2.5। मैंने आपसे अभी बोला 59.0 अपॉन 10 या 59 अपॉन 10.0 सब 5.9 देंगे, तो देगा 2.5। बट द प्रॉब्लम इज, जब ये 2.5 जाएगा इंटीजर में तो फिर c को 0.5 करना पड़ेगा ड्रॉप, और जब 0.5 ड्रॉप हो जाएगा तो रे देकर आंसर बच जाएगा 2। लास्ट लास्ट परफेक्ट आंसर मिलेगा आपको 2.5। तो बताइए यहां हम सक्सीड क्यों हुए, यहां आंसर सही क्यों आया? यहां इसलिए आंसर सही आया
क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से एक फ्लोट है और वाला भी फ्लोट है। इसका मतलब जब सी में दो नंबरों को डिवाइड करोगे तो किस किस बात का ध्यान रखोगे आप, जल्दी बताओ। दो बातों का ध्यान रखोगे। नंबर वन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कम कोई एक फ्लोट हो। दोनों हो तो बहुत बढ़िया, एक तो कम से कम हो। नंबर टू, जिसमें रिजल्ट आ रहा है उसकी भी डेटा टाइप फ्लोट होनी चाहिए। जहां इनमें से एक भी रूल आपने ब्रेक करा, कोड कंपाइल होगा, कोड रन भी होगा, लेकिन आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, डेसिमल पार्ट हो जाएगा ड्रॉप। जैसे यहां देखिए, मैंने रिजल्ट रखने वाले को फ्लोट करा है, बट इंटीजर है, आंसर बिगड़ गया, आंसर आया इंटीजर फॉर्म में। अलग बात है कि 0.0 दिख रहा है, बट आंसर तो अभी भी 2 ही आया है। यहां मैंने डिनोमिनेटर को फ्लोट करा, किस मतलब का, रिजल्ट जाते जाते फिर इंटीजर बन जाएगा, क्योंकि डेटा टाइप इज। इसलिए अगर सी में मैथ्स वाला डिवीजन चाहिए, डू रिमेंबर कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से एटलीस्ट एक ऑपरेंड फ्लोट हो। ऑपरेंड समझते हैं, जिस पे ऑपरेटर काम कर रहा है, इट इज कॉल्ड ऑपरेंड। तो एक ऑपरेंड फ्लोट हो और रिजल्ट रखने वाला तो 100% फ्लोट हो। उतार लीजिए आराम से एक एक आंसर विद रीजंस। हाँ जी, मॉड्यूलो डिवीजन जी, इसका नाम है मॉड्यूलो डिवीजन। अभी आता हूं इसके बिहेवियर पे। मॉड्यूलो डिवीजन, शॉर्ट में बुला लीजिए मॉड। और मॉड नाम जरूर है, लेकिन मैथ्स वाला मॉड नहीं है। मैथ्स वाला मॉड क्या होता है, जो नेगेटिव को बना देता है पॉजिटिव। प्रोग्रामिंग वाला मॉड होता है जो दो नंबरों को डिवाइड करके देता है रिमाइंडर। हटाऊं, लिख लिए सारे एग्जाम्पल, हो गया। हो गया, चलूं आगे। अब आइए तीसरा केस, दैट इज केस ऑफ मॉड। आप बताइए, अगर आपको थ्योरी समझ में आ रही है तो क्या मिलेगा अगर मैं ए मॉड बी करूंगा और ए में 10 और बी में 3 है। एग्जैक्टली, आई विल गेट द आंसर एज 1, क्योंकि आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा आपको मिलेगा 1। ठीक है, अब सुनिए अपॉन और मॉड के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं। ये सी प्रोग्रामिंग के रूल्स हैं, आपको इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और प्रोग्रामिंग करते वक्त इन रूल्स का ध्यान भी रखना पड़ेगा। ठीक है, सुनिए अच्छे से।
अपॉन के बारे में पहली इंपॉर्टेंट बात, सी लैंग्वेज अगर आप डिवीजन करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा रखते हैं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स रखते हैं, कितनी बातें, तीन बातें। डिवीजन कर रहे हैं नंबर वन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा रख रहे हैं नंबर टू, दोनों के दोनों इंटीजर्स रख रहे हैं नंबर थ्री, तो आपको आंसर हमेशा जीरो मिलेगा। मिलना भी चाहिए ना, क्योंकि सी बोलती है इंटीजर अपॉन इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो अगर सी से आपने बोला 1/2 करो, सी हमेशा आंसर आपको देगी जीरो। सी से बोला 2/5 करो, सी हमेशा आंसर आपको देगी जीरो, अगर दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। होना भी चाहिए, सबका आंसर 0 पॉइंट समथिंग है, पॉइंट समथिंग मिलेगा नहीं, क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, तो मिलेगा आपको सिर्फ जीरो। कुछ ऐसा ही मॉड के साथ भी है। जब आप सी लैंग्वेज में मॉड करते हैं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा रखते हैं, तो सी हमेशा न्यूमरेटर को आंसर के तौर पे देती है। यानी अगर ने बोला 1/2, आंसर विल बी 1। अगर सी बोला 2/5, आंसर विल ऑलवेज बी 2। और इसको आप मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं। 1/2 का मतलब है अपन 1 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। ठीक, यहां पर आप वो नंबर लिखोगे जिससे 2 को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 1 या 1 से कम आए। 1 लिख नहीं सकते क्योंकि 1 इंटू 2 विल गिव यू 2, मैथ्स ही गलत हो जाएगी। 1 से छोटा 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल गिव यू 0, 1 माइनस 0 विल ऑलवेज गिव यू 1। तो जब भी आप मॉड करते हैं, न्यूमरेटर छोटा रखते हैं, डिनोमिनेटर बड़ा रखते हैं, आंसर हमेशा न्यूमरेटर होगा। जब भी आप करते हैं, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा और दोनों इंटीजर्स रखते हैं, आंसर हमेशा जीरो होगा। लिखिए, फिर इसकी कुछ प्रैक्टिस कराता हूं आपको। कौन सा वाला? कौन कह रहा है समझने को? तुम तो रूल याद रख लो बस। न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो आंसर न्यूमरेटर। तो 3/7 क्या होगा? 3/7। बस, समझना क्या है उसमें, रूल है लैंग्वेज का जी। है, उसके लिए उनकी फ्लोटिंग पॉइंट मैथ्स के एल्गोरिदम्स हैं, वो आप समझिए तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। है, हाँ एग्जैक्टली exactly, हमेशा आप गेस नहीं कर पाएंगे। हो गया? चलिए अब मैं लिखता हूं कुछ इक्वेशन, आप मुझे उनके देंगे रिस्पॉन्डिंग आंसर्स। ठीक है, सोच समझ का कुछ बोलिएगा। व्हाट इज 7/3? 7, शाबाश। 7 3 से छोटा है? 7 व्यू 2, 3, वेरी गुड, 3। व्हाट इज 3/7? व्हाट इज 7/3? 7, फिर गड़बड़। 7/3 में नॉर्मल मैथ्स नहीं लगेगी, न्यूमरेटर छोटा कहाँ है? 7/3 विल गिव अस 1। 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा। सो व्हाट इज 5/2? 5, 5/2 इज, व्हाट इज 2/5? 0, अपॉन है। व्हाट इज 5/2? 1, 5/2 will be 2। What is 2/5? 2। उतार लीजिए।
हो गया? करूं चेंज? चलिए अब अगला जरूरी रूल भी सुन लीजिए। अब अगला जरूरी रूल मॉड के लिए ये है, बोलूं लिख लिया? अगला जरूरी रूल मॉड के लिए ये है, सिर्फ मॉड के लिए बोल रहा हूं। सी लैंग्वेज में ये चारों के चारों ऑपरेटर सभी डेटा टाइप्स पे काम करते हैं। सी में ओवरऑल कितनी टाइप्स हैं? 9। 9 पढ़ ली आपने सारी। 4 इंटीजर है, 2 कैरेक्टर हैं, 3 फ्लोट हैं, सब पे काम। लेकिन ये जो ऑपरेटर आप देख रहे हैं मॉड, इट ओनली वर्क्स ऑन इंटीजर डेटा टाइप। तो अगर सी लैंग्वेज में कभी आपने कहा 5.0 मॉड 2.0, डेफिनेटली ये कंपाइल तक नहीं होता है। और ये भी मत सोचिएगा दोनों फ्लोट होंगे तो प्रॉब्लम आएगी। एक भी फ्लोट होगा तो भी कोड कंपाइल नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं सी लैंग्वेज में ये ड्रॉबैक है। एग्जैक्टली बोले तो सी का नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट एमुलेटर का, कि इट कैन नॉट हैंडल मॉडलो डिवीजन ऑफ फ्लोट वैल्यूज। अगर आप कहा 5 मॉड 2.0 तो भी याद रखिए नहीं होगा कंपाइल। सो मॉड सिर्फ और सिर्फ मांगता है ऑपरेंड्स ऑफ टाइप इंटीजर। ठीक है? अब एक बात का जवाब दीजिए। मैं आपको एक कोड लिख के दे रहा हूं, आपको बताना है मेरा ये कोड कंपाइल और रन होगा कि नहीं होगा। ठीक है? बात फ्राइडे के लेक्चर से कनेक्टेड है। कोड है, मैंने मेन के अंदर आकर 2 कैरेक्टर वेरिएबल लिए हैं, ch1 जिसमें a डाला है, असाइन करा है। ठीक है? 2 इंटीजर्स लिए हैं, एक x और एक y। x के अंदर स्टोर करा है ch1 मॉडलो डिवीजन ch2, y के अंदर स्टोर करा है ch2 मॉडलो डिवीजन ch1। करेक्ट? उसके बाद मैंने प्रिंटफ करा है। प्रिंटफ से मैंने कहा है परसेंटेज डी एक्स कॉमा वाई। मेरा आपसे सवाल यह है, मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले कहा मॉड वर्क विद इंटीजर डेटा टाइप। आप देख सकते हैं मैं मॉड अप्लाई कर रहा हूं कैरेक्टर्स पे, कोड चलेगा? यस, कारण एवरी कैरेक्टर इज इंटरनली कन्वर्टेड इनटू एन इंटीजर। हमारे लिए वो ए और बी हैं, कंपाइलर के लिए वो 65 एंड 66 हैं। अब आंसर भी बता दीजिए। x के लिए आंसर आएगा 65। कारण अगर न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा और मॉड करते हो तो आंसर न्यूमरेटर होता है। और ch2 मॉड ch1 का आंसर 66 मॉड 65 आएगा। 66 मॉड 65 विल बी 1। सो एक बार फिर ये प्रूफ होता है एवरी कैरेक्टर इज इंटरनली एन इंटीजर। नहीं होता तो मॉड कैरेक्टर पे काम कभी नहीं करता।
हो गया। लास्ट पॉइंट, सी लैंग्वेज में मैं आपको फिर एक बार बता दूं, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के नाम पे हमें सिर्फ और सिर्फ 5 ऑपरेटर्स मिले हैं। अब मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है अपने मन में एक छठवां ऑपरेटर और बना के घूमते रहते हैं। ऑपरेटर होता है पावर का। मैंने कई बार स्टूडेंट से देखा है, मैंने अगर उनसे पूछा सी में 3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, पता नहीं कहां से इस ऑपरेटर को पकड़ के ले आते हैं, कहते हैं ऐसे करेंगे। सी में ऐसा कोई ऑपरेटर स्क्वायर या किसी और पावर के लिए नहीं है। सी में अगर आपको पावर कैलकुलेट करनी है तो तरीके दो हैं। पहला, आप मैथ्स वाला स्टाइल लीजिए और 3 स्क्वायर करना है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कहिए। दूसरा, अगर ऐसे नहीं कर तो फिर आप यूज करिए सी का फंक्शन जिसका नाम है पाव, जो पैरेंथेसिस में आपसे 2 नंबर लेता है। मैथ्स की भाषा बोलूं तो बेस और पावर। पहला नंबर बेस होता है, दूसरा नंबर पावर होता है, और इसका रिजल्ट आपको 3 स्क्वायर के हिसाब से मिल जाएगा 9। बट डोंट फॉरगेट ये एक फंक्शन है, इसके लिए आपको अटैच करनी पड़ेगी हेडर फाइल math.h। और इनके लिए कौन सी हेडर फाइल लगेगी? इनके लिए कोई भी हेडर फाइल नहीं लगेगी। एक और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, 2 चीजों के लिए कभी हेडर फाइल नहीं लगती, कीवर्ड्स एंड ऑपरेटर्स। ये दोनों हमेशा कंपाइलर में बिल्ट इन होते हैं और इनका सपोर्ट किसी हेडर फाइल से नहीं आता। तो बताइए सी में पावर निकालने का कौन सा ऑपरेटर है? कोई ऑपरेटर नहीं है। पाव मत बोलिए, पाव ऑपरेटर नहीं है, पाव इज अ फंक्शन। तो इन सी प्रोग्रामिंग पावर्स कैन बी कैलकुलेटेड ईदर यूजिंग पाव, या फिर आप रिपीटेडली मल्टीप्लीकेशन को उतनी बार यूज कर लें जैसे मैथ्स में आप करते हैं। ऑपरेटर सी आपको सिर्फ 5 देती है, प्लस माइनस इनटू अपॉन मॉड। ठीक है, आइए कल हो खत्म हो जाएगा और आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दूंगा मैं।